Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, मैं भरत राव सभी का पाथफाइंडर के चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि रसिया यूक्रेन वॉर फरवरी 2022 में स्टार्ट हुआ था और उसके बाद से यूएस और ईयू ने रसिया पे बहुत सारे सैंक्शंस लगाए, बहुत सारे एक्सपोर्ट्स को बैन किया है, साथ ही साथ उसकी ऑयल इकोनॉमी पे भी इम्पैक्ट डालने की कोशिश करी है ताकि रसिया जो है वो वॉर को एक्स्ट्रा फंड ना कर पाए और वॉर धीरे धीरे फेज आउट हो जाए। उसी लाइन में अभी हम देखते हैं दैट G7 कंट्रीज ने रसियन ओरिजिन डायमंड्स पे बैन लगा दिया इस वेडनेसडे को। सो G7 बैन ऑन रसियन ओरिजिन डायमंड्स। यहां पे आप देख सकते हैं दैट यूएस, यूके, जर्मनी, कनाडा, जापान, फ्रांस एंड इटली टू बैन रसियन डायमंड स्टार्टिंग नेक्स्ट ईयर, यानी कि अगले साल 1 जनवरी से रसियन ओरिजिन डायमंड के एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया जाएगा। बट इससे एक्चुअली इंडियन एक्सपोर्ट्स पे भी असर आएगा और साथ ही साथ डीबीएस जो एक लंदन बेस्ड डायमंड मर्चेंट ट्रेडिंग कंपनी है और इंडिया ने, इन लोगों ने G7 के रसियन डायमंड बैन पे फ्लेक्सिबिलिटी की को लेके क्लैरिटी मांगी है कि क्या नॉर्म्स होंगे, क्या रूल्स होंगे। तो आज हम देखेंगे कि एक्चुअली ये बैन लगा क्यों है और ये बैन लगा कैसे है, किन किन चीज़ों पे बैन लगाया गया है, और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि G7 कंट्रीज क्या क्या होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारे अनअकैडमी ऑफलाइन सेंटर से आके जुड़ना चाहते हैं दिल्ली में, तो हमारे GS फाउंडेशन बैचेज 2025-26 से स्टार्ट होने वाले हैं, 2025-26 के लिए स्टार्ट होने वाले हैं, जहां बैचेस 30 दिसंबर से स्टार्ट होने वाले हैं। और अगर आप 15 दिसंबर के पहले एडमिशन लेते हो और मेरा कोड यूज करते हो BR10, तो आपको इंस्टेंट 40% ऑफ मिल जाएगा, यानी कि जो प्राइसिंग पहले 175 की थी वो अब 1,09,999 की हो जाएगी। ये आपका कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे दिख रहा है आपको, इस पर आप कॉन्टैक्ट करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स हमारे साथ दिल्ली में नहीं जुड़ सकते वो हमारे ऑफलाइन सेंटर्स प्रयागराज में खुल रहे हैं, जहाँ पे कि बैचेज 2025-26 के लिए स्टार्ट हो रहे हैं। बैचेज वहाँ भी दिसंबर 15 से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हो एडमिशन लेते टाइम, तो पहले 100 स्टूडेंट्स को 40% ऑफ मिल जाएगा वहाँ पे भी। यहाँ पे ये कॉन्टैक्ट नंबर है जिसपे कि आप कॉन्टैक्ट करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। और अगर आप घर बैठे सारी जानकारी पाना चाहते हो तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जहां पे आप अगर पूरी डिटेल फिल करते हो और मेरा कोड BR10 डालते हो तो हमारी अनअकैडमी की टीम आपको कांटेक्ट करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं दैट द ग्रुप ऑफ 7 नेशंस G7 प्लान टू बैन इंपोर्ट्स ऑफ पॉलिश्ड डायमंड्स मेड फ्रॉम रसियन रफ स्टोन्स फ्रॉम मार्च एज पार्ट ऑफ मेजर अगेंस्ट द कंट्रीज इन्वेजन ऑन यूरोप ऑन यूक्रेन हैज लेफ्ट इंडियन डायमंड्रीज ऑन शेकिंग ग्राउंड। यहां पे G7 ने पॉलिश्ड डायमंड्स पे बैन लगा दिया। पॉलिश्ड डायमंड्स जो कि रसियन रफ स्टोन से बनते हैं, रसिया में जो रफ स्टोन्स प्रोड्यूस होते हैं, जो रफ स्टोन्स एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं माइन से, उसकी जो पॉलिशिंग करके बेची जाती है, उन सारी चीजों पे G7 ने बैन लगा दिया। एक्चुअली इंडिया काफी बड़ा एक्सपोर्टर है पॉलिश डायमंड्स का, तो उससे इंडिया के भी डायमंड्रीज यानी कि डायमंड मर्चेंट्स पे बहुत ही ज्यादा असर पड़ेगा। इंडिया जो कि 90% ऑफ द वर्ल्ड्स डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग का ग्राउंड है, और डीबीएस जैसा कि मैंने आपको बताया लंदन बेस्ड डायमंड मर्चेंट और ट्रेडिंग कंपनी है। The top global rough diamonds producer by value are seeking clarity and flexibility from G7 countries in implementing a ban on imports of Russian gems। जब ये बैन का अनाउंसमेंट हुआ तो इंडिया ने और डीबीएस ने इस चीज पे क्लैरिटी मांगी है कि क्या कुछ फ्लेक्सिबिलिटी होगी G7 कंट्रीज में एक्सपोर्ट करने की। द ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज ऑन वेडनेसडे अनाउंस्ड अ डायरेक्ट बैन ऑन रसियन डायमंड स्टार्टिंग January 1। 1 जनवरी से डायरेक्ट बैन लगाया जाएगा, फॉलोड बाय ए फेज्ड इन रिस्ट्रिक्शंस ऑन इनडायरेक्ट इंपोर्ट्स ऑफ रसियन जेम्स फ्रॉम अराउंड March 1। यानी कि रसिया से जो डायरेक्ट एक्सपोर्ट होते हैं उन पे तो 1 जनवरी को ही बैन लगा दिया जाएगा, लेकिन जो रसिया के थ्रू किसी और कंट्री में जाते हैं वहां पे पॉलिशिंग वगैरह होती है। फॉर एग्जांपल इंडिया की अगर हम बात करें तो रसिया से इंडिया में आते हैं पॉलिश होने के लिए और फिर इंडिया से एक्सपोर्ट किए जाते हैं या फिर अदर कंट्रीज से एक्सपोर्ट किए जाते हैं, उन पे फेज्ड मैनर में बैन किया गया है, जो कि March 1 से स्टार्ट होगा। रसिया इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रफ डायमंड्स बाय ए वॉल्यूम विद अ 30% शेयर ऑफ द मार्केट। अगर रफ स्टोन्स की बात करें तो रफ स्टोन्स में रसिया बिगेस्ट प्रोड्यूसर है
और रशियन इकोनॉमी में इस चीज़ का एक काफ़ी अच्छा खासा हाथ है, डायमंड और रफ स्टोन्स की बिजनेस का। ये पहली बार नहीं है कि G7 ने इस पे बैन लगाने की कोशिश करी आफ्टर फरवरी 2022, बट उसके पहले बेल्जियम का जो एंटवर्प है, बेल्जियम जो कंट्री है, बेल्जियम कंट्री यूरोप में ही है, वहाँ पे एक प्लेस है एंटवर्प जिसको कि डायमंड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। तो बेल्जियम इस वजह से इन सैंक्शंस को लगाने से रोकता था कि आप ये सैंक्शंस लगाएंगे तो हमारी इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ेगी, क्योंकि एंटवर्प में बहुत मतलब एंटवर्प ऐसा प्लेस है जहाँ से कि डायमंड की ट्रेडिंग, मर्चेंट्स और मतलब डायमंड का वो डायमंड कैपिटल ही बोला जाता है। सो अर्लियर अटेम्प्ट्स टू सैंक्शन रसिया जेम्स इन यूरोप हैड मेट रेजिस्टेंस फ्रॉम लीडिंग इंपोर्टर नेशंस लाइक बेल्जियम, which had argued that a simple ban would just strip the lucrative gem trade elsewhere. बेल्जियम इसलिए पहला तो इसलिए कंसर्न था क्योंकि वो लीडिंग इंपोर्टर है, वहीं से पूरी वर्ल्ड में चारों ओर और यूरोप में वो एक्सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से उसकी इकोनॉमी पे इम्पैक्ट आता। साथ ही साथ वो ये बोल रहा था कि आप अगर अभी यहाँ पे बैन लगा भी देते हो तो ये अपना कहीं और माल बेच लेंगे, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी तो डाउन जाएगी ही जाएगी, उनको कोई घाटा होगा नहीं। बट यहाँ पे G7 कंट्रीज ने उस चीज़ पे बैन लगा दिया, और अभी अगर हम हाल में देखेंगे तो बेल्जियम ने भी उसको सपोर्ट किया है, बट बेल्जियम ने क्यों सपोर्ट किया ये भी हम देखेंगे अब जाके वो क्यों सपोर्ट करने लगा। साथ ही साथ G7 कंट्रीज ने ये बोला दैट वी विल ऑल्सो कंटिन्यू एफर्ट्स टू रिड्यूस रसियाज रेवेन्यू फ्रॉम मेटल्स, वी विल इंट्रोड्यूस इम्पोर्ट रेस्ट्रिक्शंस ऑन नॉन इंडस्ट्रियल डायमंड्स माइंड, प्रोसेस्ड और प्रोड्यूस्ड इन रसिया। यानी कि 1 जनवरी से जो डायमंड माइन किए जाते हैं, प्रोसेस किए जाते हैं और प्रोड्यूस किए जाते हैं रसिया में और वहीं से डायरेक्ट एक्सपोर्ट होते हैं, उनको तो 1 जनवरी 2024 से बैन कर देंगे, फॉलोड बाय ए फर्दर फेज्ड रेस्ट्रिक्शंस ऑन द इंपोर्ट ऑफ रशियन डायमंड प्रोसेस्ड इन थर्ड कंट्रीज टारगेटिंग मार्च 1, 2024। Apart from this, G7 members would also be required to establish a robust traceability based verification। अब देखो बात ऐसी हो जाएगी कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो डायमंड है, ये डायमंड रसिया बेस्ड रफ स्टोन से ही है या रसिया से ही एक्सपोर्ट हो गया। डायरेक्ट रसिया से तो जो एक्सपोर्ट हो गया आ रहा है, चलो ठीक है मान लेते हैं, वो आपको पता चल जाएगा। बट रसिया जो अपने रफ स्टोन्स किसी और कंट्री में भेजती है पॉलिश होने के लिए, वहां से अगर वो आ रही है तब आप उसको कैसे, तो उसके लिए G7 ने बोला दैट वी विल एस्टैब्लिश अ ट्रेसेबिलिटी बेस्ड वेरिफिकेशन, यानी कि हम उस डायमंड स्टोन का ओरिजिन ट्रेस करने की कोशिश करेंगे और एक सर्टिफिकेशन मैकेनिज्म चालू करेंगे जहां पे हम सर्टिफाई करेंगे कि हाँ ये चीज रसिया ओरिजिन नहीं है और ये चीज रसिया ओरिजिन है। The G7 plans to introduce a traceability based verification for rough diamonds by September, but for now 2 main questions of the plan remain unsolved. सबसे पहला, हाउ अ डायमंड्स कंट्री ऑफ ओरिजिन शुड बी चेक्ड। ये चीज़ आप कैसे पता करेंगे कि ये डायमंड इसी कंट्री में ओरिजिनेट हुआ था, और दूसरा कि आप ये कहाँ पे करोगे, ये कौन सी प्लेस होगी जहाँ पे आप इसकी ट्रेसेबिलिटी वेरीफाई करोगे। इसी चीज़ में बेल्जियम ने सपोर्ट किया है, इसी वजह से दैट बेल्जियम कह रहा है कि ठीक है कोई बात नहीं, आप बैन लगा रहे हो पर एंटवर्प में उसकी ट्रेसेबिलिटी चेक करने के लिए आप भेजो। ये चीज़ एक्चुअली उसकी इकोनॉमी को एक बूस्ट देगा। तो जब बेल्जियम में ट्रेसेबिलिटी बेस्ड वेरिफिकेशन की बात करेगी कि हाँ एंटवर्प में हम ये करेंगे, तब बेल्जियम ने बोला ठीक है अब आप बैन लगा सकते हो। तो बेल्जियम जो पहले रजिस्ट कर रहा था वो अब साथ में है G7 कंट्रीज के कि हाँ ठीक है अब आप लगा सकते हो। बट यहाँ पे एक और चीज़ है कि जब आप ट्रेसेबिलिटी बेस्ड वेरिफिकेशन के लिए या सर्टिफिकेशन के लिए सारा माल बेल्जियम में भेजोगे, एंटवर्प में भेजोगे, तो उससे बाकी कंट्रीज को नुकसान होना चालू हो जाएगा, क्योंकि फिर उनका कॉस्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि फिर उनको पहले बेल्जियम भेजना है, फिर उसके बाद बेल्जियम में उसकी वेरिफिकेशन होगी और उसके बाद वो मार्केट में जाएगा, तो इसका प्राइस बढ़ेगा। तो प्राइस बढ़ने से बाकी कंट्रीज इंपैक्ट होंगी। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि अफ्रीकन प्रोड्यूसर्स पे इंपैक्ट पड़ेगा। तो इन सारी चीज़ों को नोटिस में रखते हुए अभी एक्चुअली क्लैरिटी कुछ आई नहीं है। तो डीवीएस ने बोला है दैट डीवीएस जो लीडिंग मर्चेंट डायमंड मर्चेंट कंपनी है, उन्होंने बोला है दैट अभी तक ऐसी कुछ क्लैरिटी आई नहीं है कि कैसे क्या होगा, हर स्टेज पे कैसे प्रोसेस होगा, ट्रेसेबिलिटी कैसे होगी। तो तब तक के लिए ठीक है, लेकिन हम इस चीज़ पे क्लैरिटी मांगना चाह रहे हैं। अब अगर आप देखो तो इंडिया जो है, इंडिया भी एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। इंडिया वॉज द लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ डायमंड्स इन 2022, यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि ऑलमोस्ट $23 बिलियन के आसपास का इंडिया ने एक्सपोर्ट करा था डायमंड, $23 बिलियन का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि उसमें से $8 बिलियन ऑलमोस्ट तो सिर्फ यूएस को करा था उसने।
तो द डेवलपमेंट हैज डायमेंट्रीज फ्रॉम इंडिया विच कट्स 14 आउट ऑफ 15 ऑफ द वर्ल्ड्स रफ गेसिंग विच साइजेज ऑफ डायमंड पॉलिश्ड इन इंडिया विल बी इंपैक्टेड फ्रॉम मार्च। जैसा कि G7 ने बोला है कि डायरेक्ट रसिया का इंपोर्ट तो 1 जनवरी से बैन कर देंगे, पर उसके बाद तो हम लोग जो अदर कंट्रीज, थर्ड कंट्रीज के थ्रू एक्सपोर्ट होती है, उनको मार्च 1 से फेज आउट करना चालू करेंगे। लेकिन वहां पे भी अभी क्लियरिटी नहीं है कि कितने, मतलब 1 कैरेट का बैन करोगे, 2 कैरेट, या मतलब किस लेवल पे आप बैन करोगे, कौन कौन से पॉलिश्ड डायमंड्स बैन होंगे। Now, initially the fear centered around exports of polished diamonds above 1 carat being restricted from January। ये सारी चीजें स्पेक्यूलेशंस हैं, अभी तक इस पे क्लैरिटी आई नहीं है, और इसीलिए डीवीएस और इंडियन कंपनीज भी थोड़ी अभी शांत बैठी हैं और क्लैरिटी मांग रही हैं। After the latest statement from the forum, while it has become clear that the measure would kick in from March, the industry is awaiting clarity on whether the ban covers all processed diamond using Russian rough stones or only certain grades। ये यहाँ पे क्लैरिटी मांगने की बात करी जा रही है। And the restrictions could have a material impact on our exports to G7, but we could find consumers from outside of the group like China। यहाँ पे अनूप मेहता, जो कि भारत डायमंड बोर्ड के चेयरमैन है, प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा है कि ठीक है, हमारे पे इम्पैक्ट तो पड़ेगा, बट हम दूसरे एक्सपोर्टर्स ढूंढ लेंगे, हम दूसरे इंपोर्टर्स ढूंढ लेंगे, हम चाइना में एक्सपोर्ट करने लगेंगे। तो यहाँ पे इंडिया अभी से अपने दूसरे रास्ते ढूंढना चालू कर रहा है कि क्या रास्ते हमें अलग मिल सकते हैं, कहाँ हम इम्पैक्ट होंगे, कौन कौन से डायमंड्स पॉलिश लेवल के, और मतलब किस ग्रेड के डायमंड्स को इम्पैक्ट होगा। इन सारी चीज़ों पे पहले से ही क्लैरिटी हो जाए, ताकि हम एक प्री प्लान अपना स्ट्रक्चर रख सके कि ठीक है, आफ्टर G7 बैन हमको ये करना है। यहाँ पे इंडिया ने बोला है दैट वन गुड थिंग इज दैट द मेजर्स विल बी इफेक्टिव फ्रॉम मार्च नेक्स्ट ईयर, बट ट्रेड इज लेफ्ट एंटिसिपेटिंग वेदर इट विल अप्लाई टू ऑल रशियन रफ पॉलिश्ड इन थर्ड कंट्रीज on which no ban exists now or only certain sizes। यहाँ पे वही चीज बात हो रही है, एक ही चीज मतलब। And we have reservations on the timeline announced for the implementation of restrictions, recognizing the diversity of our industry, we believe there should be more flexibility in these timelines। इंडिया बोल रहा है कि फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, आप रशियन इंपोर्ट्स पे डायरेक्ट बैन लगाओ, कोई मतलब नहीं है, बट हमारे केस में आपको फ्लेक्सिबिलिटी रखनी चाहिए। अब दोस्तों थोड़ी सी बात कर लेते हैं G7 कंट्रीज के बारे में। तो G7 कंट्रीज में आती हैं यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, यूके, फ्रांस, इटली, जर्मनी, यानी कि EU की 4 कंट्रीज, नॉर्थ अमेरिका की 2 कंट्रीज और एशिया की 1 कंट्री। ये ग्रुप ऑफ 7 होता है G7। ग्रुप ऑफ 7 1975 में बनाया गया था। 1970 में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई थी। पहला तो ऑयल शॉक हुआ था 1973 के आसपास, उसके बाद ब्रेटन वुड्स एक्सचेंज भी गड़बड़ा गया था। तो इसके बाद मतलब टू मीट द ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस, इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड एनर्जी पॉलिसी, इसका गठन हुआ था। इट इज़ ए इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, और इसमें आप देख सकते हो यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और यूएस है, यानी कि 2 नॉर्थ अमेरिका की कंट्रीज, 4 EU की कंट्रीज और 1 एशियन कंट्रीज। ऑल द G7 countries and India are a part of G20। G7 does not have a formal character or a secretariat। इसका सेक्रेटेरिएट नहीं है, प्रिंसिपल प्रेसिडेंसी जो है वो रोटेशन बेस पे चलती है। और अभी 49 G7 समिट 2023 का हिरोशिमा जापान में हुआ था, जहां पे आप जानते हो कि मोदी जी ने एक गांधी जी की स्टैचू भी अनवील करी थी। 2022 तक की अगर बात करें तो G7 कंट्रीज 10% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, 31% ऑफ द ग्लोबल GDP और 21% ऑफ ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस करती हैं। और यहाँ पे अगर आप बात करो तो इन ऑल G7 कंट्रीज एनुअल पब्लिक सेक्टर एक्सपेंडिचर एक्सीडेड रेवेन्यू इन 2021। मोस्ट G7 कंट्रीज ऑल्सो हैड अ हाई लेवल ऑफ ग्रॉस डेट। जापान के पास 263% ऑफ द GDP का डेट है, इटली के पास 151% ऑफ इट्स GDP एंड यूएस के पास 133% ऑफ द GDP। अगर आप देख सकते हो तो G7 जो है वो ह्यूज इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो 1970s में अराइज हुई थी, जैसे कि फर्स्ट ऑयल शॉक, ब्रेटन वुड्स फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम का गड़बड़ाना, तो इन सब चीज़ों की वजह से G7 का गठन हुआ था। तो दोस्तों आज हमने देखा कि कैसे रसिया के डायमंड एक्सपोर्ट पे बैन लगाने की वजह से रसिया पे इम्पैक्ट पड़ेगा, बट रसिया से ज़्यादा अदर कंट्रीज जैसे कि अफ्रीका और इंडिया पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, बिकॉज इंडिया इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द डायमंड्स। साथ ही साथ हमने ये देखा कि G7 क्या है, G7 के अंदर कंट्रीज कौन सी आती है और इनका एस्टैब्लिशमेंट क्यों हुआ। तो मिलते हैं कल एक नई न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Unacademy. Let's crack it.